तो बच्चों रेडी फॉर कंटिन्यू योर वर्क। अब तक हमने जो पढ़ा वो एसेट एंड लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था, है ना। उससे पहले भी छोटी छोटी बेसिक्स टर्म्स हमने कंप्लीट की थी। तो फिर मैं अपने वर्क को एक एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करता हूँ, है ना बच्चों। यानी एसेट कितने तरह की थी, लायबिलिटीज़ कितने तरह की थी, मैं एक एग्जांपल के साथ अपने वर्क को कंटिन्यू करता हूँ। देखो मिस्टर ए, मैं फिर इन टर्म्स का यूज़ करेंगे, कुछ और इसमें एक्स्ट्रा देखेंगे, है ना। इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये बिजनेस है ना। बिजनेस किस लिए है? फॉर फर्नीचर, फर्नीचर की सेल परचेज करता है ना, सेल और परचेज। ठीक है बच्चों। ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट करने पर कंडीशंस क्या होती हैं भाई? बिजनेस जब भी कोई स्टार्ट करोगे सिंगल ओनर वाले केस में, बिजनेस कौन सा होगा? ये सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे हम इसे। इस बिजनेस को क्या कहेंगे हम? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। आ रहा है इसमें? नहीं। है ना बच्चों। तो इसे हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। बिजनेस कौन सा होता है? जहां एक ओनर हो, उस बिजनेस को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट किया, क्या होगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहले हमें कैश की जरूरत पड़ेगी भाई, बिना पैसे के तो बिजनेस स्टार्ट होगा नहीं। तो ए ने क्या किया, मैं इंसिडेंट बता रहा हूं कैसे कैसे बिजनेस स्टार्ट होते हैं। ए ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा अपने बिजनेस में। कितने रुपए लगाए? 10 लाख रुपए, है ना। जो अब यहां रिलेशन देखो, ये बिजनेस है, ये ओनर है ना। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं? एक तो ओनर कहेंगे, एक प्रोप्राइटर कहेंगे, है ना, एक क्या कहेंगे, और भी अदर नाम रहे थे, है ना। तो जो मालिक अपने बिजनेस में पैसे लगाता है उसको क्या कहते हैं? ये जो इसने 10 लाख रुपए लगाए हैं, इसको हम कहेंगे कैपिटल। ठीक है। अब जब बिजनेस में उसने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो ये देखो बिजनेस अपने पास क्या दिखाएगा? बिजनेस कहेगा भाई मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, है ना, क्योंकि मालिक ने पैसे लगा दिए, 10 लाख रुपए लगा दिए ना। तो बिजनेस के पास क्या हो गया? 10 लाख रुपए इन कैश हैं बच्चों इसके पास। और भाई 10 लाख रुपए की कैश जो है वो क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है? एसेट है बच्चों, ये इन कैश है, ये एसेट। लेकिन लायबिलिटी भी तो है, अपने मालिक के लिए जिम्मेदारी भी तो बन गई इसकी। मैंने बताया कि लायबिलिटी क्लासिफाइड इन 2 टर्म्स, either internal liabilities or external liabilities, and internal liabilities is called the amount introduced by the proprietors, है ना, and external liabilities are further classified into 2 terms, either current liabilities or non current liabilities। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इंटरनल लायबिलिटी की। तो इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होती है? ये। तो अब अगर हम देखें तो एक तरफ बिजनेस के पास क्या आ गई? एसेट। एक तरफ क्या आ गया? सेम ही 10 लाख रुपए की लायबिलिटी आ जाती है। ठीक है, आती है कि नहीं? ये लो, 2 चीजें आ गई। अब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये फर्नीचर का काम स्टार्ट करना चाहता है, तो इसको एक प्लेस ऑफ बिजनेस भी चाहिए होगा, है ना। यानी कोई दुकान या कोई एक प्लेस ऐसा जहां से ये बिजनेस कर सके। और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। क्या क्या चाहिए होंगी? सबसे पहले तो इसने लैंड खरीदी, है ना, और क्या खरीदी? बिल्डिंग भी खरीदी, तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा,
है ना। और क्या खरीदा बच्चों, कार भी खरीदी, है ना। और क्या लेते हैं, ऑफिस फर्नीचर भी खरीदा, जहां से वो बिजनेस चलाएगा उसके लिए फर्नीचर भी तो खरीदेगा, वहां बैठकर वर्क करेगा। फिर और क्या होगा बच्चों, ऑफिस फर्नीचर के बाद मान लेते हैं उसने बैंक में कुछ पैसे जमा कर दिए, यानी ये 10 लाख रुपए थे, तो लैंड, बिल्डिंग, कार, मशीनरी भी खरीदी जिससे वो फर्नीचर बनाएगा, ठीक है। अब 10 लाख रुपए में से ये कुछ पैसे खर्च कर दिए इसने, मान लेते हैं टोटल इस पर 5 लाख खर्च कर दिए। अब उसके पास 5 लाख बचे, क्या करे वो, अभी तो उसको मशीनरी खरीदी है, कुछ रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा बच्चों। रॉ मटेरियल मैं अलग लिख देता हूँ क्योंकि इसको हम रॉ मटेरियल, क्या होता है ये रॉ मटेरियल, है ना। रॉ मटेरियल होता है जब हम फर्नीचर बनाते हैं तो फर्नीचर बनाने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ होंगी, जैसे प्लाईवुड यूज़ होगा, है ना, जो भी मटेरियल यूज़ होगा, और माइका भी यूज़ होती है ना, जिससे और क्या फेविकॉल भी यूज़ होता है ना, एटसेट्रा, ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये भी खरीदा होगा इन्होंने। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले जो जो चीज़ें थी बिजनेस ऑपरेट करने के लिए वो खरीदी उसने, यानी बिजनेस चलाने के लिए, स्टेबल करने के लिए जो चीज़ें थी वो ये खरीदी। फिर उसने वो सामान खरीदा जिससे वो फर्नीचर बनाएगा, है ना। अब वो मटेरियल क्या था, वो ये था, ये खरीद लिया उसने। अब उसके पास अभी भी 4-5 लाख रुपए बचे हुए हैं एक्स्ट्रा में, तो क्या करेगा वो, अपने पास रखेगा उन 4-5 लाख रुपए को, उसको वो बैंक में जमा कर देगा। अपने पास रखेगा तो वो लिक्विडिटी फॉर्म में रहेंगे, यानी मोबिलाइज नहीं रहेगा। पैसा जब भी बैंक में रहेगा तो वो इंटरेस्ट देता रहेगा हमेशा, अगर हमारे पास रहेगा तो किसी काम का नहीं रहेगा, यानी वो मोबिलाइज फॉर्म में नहीं रहने वाला। तो इसलिए बिजनेस की थ्योरी होती है कि जब भी तुम्हारे पास मनी हो तो उसको अपनी पॉकेट में मत रखो, उसको बैंक में रख दो, या तो ऐसे ही डिपॉजिट कर दें, या उसकी एफडी करा दें, या उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दें ताकि वो बढ़ता रहे, ठीक है। तो ऐसे ही इस मिस्टर ए ने क्या सोचा, ये जो बाकी इसमें से कुछ कैश बच रहा था उसको बैंक में एफडी करा दी, है ना, फिक्स डिपॉजिट, ताकि उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता रहे, है ना। तो इस एफडी को क्या कहते हैं हम, इन्वेस्टमेंट, है ना। और ऐसे इन्वेस्टमेंट और भी हो सकते हैं। मानो वो 4 लाख रुपए उसने एक पड़ोस में ज़मीन थी उसको खरीद ली, है ना, मैं उसको भी ले लेता हूँ, या तो एफडी होगी या वो ज़मीन होगी पड़ोस में। अब वो किस लिए खरीदी उसने, क्या अपने बिजनेस के लिए खरीदी, नहीं, वो खरीदी इसलिए ताकि वो कुछ दिन बाद महंगे रेट हो जाएंगे उसके, तो मैं बेच दूंगा और मुझे इनकम कमा लूँगा उसे। तो उसने आउटसाइड द बिजनेस अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, किस पर्पज़ से, कि उस पर इनकम हो जाए उसे, ठीक है बच्चों। तो ऐसी कंडीशंस को हम इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। एफडी भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, ऐसी जो ज़मीनें होंगी वो भी इन्वेस्टमेंट। ज़मीन यहाँ पर भी है, लेकिन ये ज़मीन किस लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ये अपने बिजनेस के लिए ज़मीन खरीदी थी, ये इसलिए खरीद ली ताकि उसको फालतू पैसे की इनकम हो जाए, एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, ठीक है। तो अब इस कंडीशंस को समझो, देखो, लैंड, बिल्डिंग, कार, ऑफिस फर्नीचर, क्या है ये, मशीनरी, ये एसेट है। ये वाली एसेट कौन सी है, ये वो एसेट है जो फिक्स एसेट की कैटेगरी में आती थी। ध्यान करो, फिक्स एसेट क्या थी,
एसेट, फिक्स एसेट आर दोज एसेट विच आर नॉट होल्ड फॉर रीसेल ऑफ बिजनेस इन अ बिजनेस, सॉरी, है ना। किस लिए होल्ड करी है ये? बेचने के लिए करी है? नहीं, ये बेचने के लिए नहीं करी। किस लिए है? आइदर फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो ये क्या पर्पज है इसका? इन्वेस्टमेंट का पर्पज है ना। और फॉर फैकल्टिएट द बिजनेस ऑपरेशंस, है ना। या किस लिए? अपने बिजनेस चलाने के लिए। फैकल्टिएट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन का मीन्स क्या है कि अपने बिजनेस चलाने के लिए वो एसेट खरीदी है। अगर इनको नहीं खरीदता है तो वो अपना बिजनेस कैसे चलाएगा भाई? ठीक है, तो ये सब है क्या? ये फिक्स एसेट हैं और फिक्स एसेट में ये होल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट है और ये होल्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन है। ठीक है, ये भी तो एसेट ही है। ये कौन सी एसेट है? ये जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा है, ये जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा है, ये क्या है? देखो, पहली बात तो ये कि ये फिक्स एसेट की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि फिक्स एसेट की कैटेगरी में हमेशा वो एसेट आती हैं जो 12 महीने से ज़्यादा समय तक हमारे पास रहेंगी, मोर देन 12 मंथ, है ना। और ये होल्ड नॉट मोर देन 12 मंथ, है ना, नॉट मोर देन 12 मंथ। अब ये दो तरह की एसेट खरीदी, 12 महीने से ज़्यादा समय वाली फिक्स एसेट, और ये जो 12 महीने से कम समय वाली हैं इनको हम करंट एसेट कहते हैं, है ना। यानी अभी सिर्फ ये रॉ मटेरियल है। अब देखो, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रॉ मटेरियल था जब हम बिजनेस चलाएंगे, अभी तो ये करंट एसेट की कैटेगरी में रॉ मटेरियल के नाम से पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको यहाँ देख लेता हूँ। जब मैं बिजनेस चलाता रहूँगा तो फर्नीचर बनाऊँगा। अब फर्नीचर या तो अधूरा बना हुआ होगा मेरे पास या बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये मैंने प्लाईवुड वगैरह, माइका फर्नीचर, सॉरी फेविकॉल वगैरह सब कुछ यूज़ करी, कटिंग वगैरह जो वुड कटिंग होती है उनको भी यूज़ करा। अब ये सब कुछ मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ है रॉ मटेरियल की फॉर्म में, या फिर जब मैं अगले दिन देखूंगा तो उसमें से कुछ फर्नीचर तैयार हो गया होगा। ठीक है, अगर वो तैयार हो गया तो मैं उसे क्या कहूँगा? फिनिश गुड्स, है ना, कंप्लीट। और अगर तैयार नहीं होगा तो मैं उसे कहूँगा वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, यानी इस रॉ मटेरियल से, यानी इस मटेरियल से दो तरह के गुड्स तैयार होंगे, या तो वो अधूरा बना हुआ होगा या वो कंप्लीट बना हुआ होगा। अब एक चीज और नोट करनी है हमें यहाँ पर, ये दो क्लासिफिकेशंस तो हमारे पास समझ में आती हैं भाई। ये वो एसेट हैं जो मैंने बिजनेस ऑपरेट करने के लिए खरीदी थी, ये वो वाली एसेट है जिसका बिजनेस मैं कर रहा हूँ, हमारा बिजनेस ही फर्नीचर का है। ये फर्नीचर और ये फर्नीचर, ये तो तैयार है बिल्कुल, ये अधूरा बना हुआ है ना, ये बिल्कुल मटेरियल की फॉर्म में है। ठीक है, अब ये जो फर्नीचर है, मैं इस सबको एक नाम दे रहा हूँ, ये लो फर्नीचर, चाहे वो ये वाला हो या ये वाला हो या ये हो, है ना, सबको एक नाम दिया फर्नीचर, क्योंकि हमारा बिजनेस ही फर्नीचर का है। ठीक है बच्चों, अब ये लो, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये हो, और चाहे वो ये हो, तीनों में से कोई सा भी हो, ये फर्नीचर और ये फर्नीचर, दो तरह के फर्नीचर हैं। ये फर्नीचर किस लिए है? ध्यान से देखो इस फर्नीचर को, क्या ये बेचने के लिए है? ये वाला फर्नीचर ये तो मैंने ऑफिस में रख रखा,
ताकि मैं अपने बिजनेस को चला सकूं। ये वो एसेट है जो बिजनेस चलाने के लिए खरीदी है, और ये एसेट जिसका बिजनेस हम कर रहे हैं। हमारा बिजनेस इस फर्नीचर को बेचने का है, ऑफिस का फर्नीचर थोड़ी बेचेंगे, ठीक है। यानी ऐसे समझ लें, एक ट्रेडर का अगर बिजनेस कार खरीदने बेचने का है और उसकी एक पर्सनल कार है, तो वो बाकी सारी कारों को बेचेगा लेकिन पर्सनल कार को नहीं बेचेगा। तो इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, वो जो उसकी पर्सनल कार है हम उसको एसेट कहेंगे, और वो जो बेचने वाली कारें हैं हम उसको भी एसेट कहेंगे। वो जो बेचने वाली कार है हम उसको करंट एसेट कहेंगे, यानी इस कैटेगरी में डालेंगे। और वो जो उसकी पर्सनल कार है, जो बिजनेस की पर्सनल कार है, उसके घर वाली पर्सनल नहीं, जो उसके बिजनेस की पर्सनल कार है, उसको क्या कहेंगे हम? फिक्स एसेट। और हमेशा ध्यान रखना, मैंने जब भी कहूं बिजनेस की एसेट, तो मीन्स वो इस कैटेगरी से होगी। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? इसको हमेशा हम गुड्स ही कहेंगे। यानी गुड्स क्या है बच्चों? इसको क्या कहेंगे? एसेट। यानी यहां से कुछ भी आता है, इन सबको हम एसेट कह रहे हैं। कौन सी एसेट? फिक्स एसेट। और एक हेडिंग बनाई थी हमने करंट एसेट की, तो करंट एसेट में एक तो ये वाली एसेट आती है। कौन सी है ये वाली एसेट? हमने इनका अलग नाम रख दिया। क्या है नाम? गुड्स। ठीक है, ये लो इधर लिख लेते हैं। यानी करंट एसेट में क्या क्या लिखवाया था मैंने? करंट एसेट में एक तो मैंने गुड्स लिखवाया था, एक ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स लिखवाए थे, है ना। एक क्या लिखवाए थे? बिल्स रिसीवेबल। है ना। एक क्या लिखवाया था? कैश इन हैंड। एक होता है कैश एट बैंक। तो देखो, एसेट तो है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, ये फिक्स एसेट है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आती है? इस हेडिंग में आएंगी, इस कैटेगरी में आएंगी। ये क्या कहेंगे हम इनको? गुड्स। अगर फर्नीचर ये वाला है जिसका हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? गुड्स। और अगर ये है तो उसको हम एसेट ही कहेंगे, यानी उसका नाम हम फर्नीचर ही लेंगे। ठीक है। यानी एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लें कि अगर हम जिस प्रोडक्ट की सेल परचेज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमारे लिए क्या है? गुड्स है, और उसके अलावा बाकी चीजें क्या हैं? हम उसी को नाम से जानेंगे, यानी वो फिक्स एसेट की कैटेगरी में आती हैं। यानी मैं अगर कहूं कि फर्नीचर, तो कौन सा वाला फर्नीचर होगा? ये। और अगर मैं कहूं गुड्स, तो कौन सा वाला फर्नीचर होगा? ये। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। तो गुड्स कौन सा फर्नीचर है, इसकी बात हो रही है। डेटर यानी ये वो लोग होते हैं, डेटर इज द पर्सन हु परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी जिन व्यक्तियों ने हमसे ये उधार में खरीदा होगा, यानी गुड्स ले गए होंगे हमसे और पेमेंट नहीं दिया होगा, तो कौन सी क्या कहेंगे हम उन्हें? डेटर। यानी डेटर लिख लें डेफिनेशन डेटर की। डेटर इज द पर्सन हु परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, गुड्स हो गए हमारे कंप्लीट, डेटर्स हो गए। बिल्स रिसीवेबल वो डेटर्स होते हैं जिन पर हम बिल ड्रॉ करते हैं। तो आगे अभी मैं इसको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं क्योंकि इस पर सेपरेट एक चैप्टर है, तब हम इसको बिल्कुल डीपली समझेंगे कि बिल्स रिसीवेबल होते क्या हैं। फिलहाल बस ये समझ लें कि ये डेटर ही बिल्स रिसीवेबल होते हैं। अगर हम इन डेटर्स पर बिल ड्रॉ कर दें तो वो बिल्स रिसीवेबल हो जाते हैं। ठीक है। कैश इन हैंड, वो कैश जो इन हैंड हमारे पास है, यानी दो तरह का कैश होगा, एक जो हमारे पास रखा हुआ है वो कैश, एक उस कैश का कुछ पार्ट जो हमने बैंक में जमा कर रखा है, यानी कैश एट बैंक, वो कैश जो बैंक में पड़ा हुआ है, वो कैश जो हमारे हाथ में है। तो हमारे यहाँ पर अभी तक इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए एक इस
इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, ठीक है। मीन्स क्या है इसका, गुड्स, फिर दोबारा बता रहा हूं कि अगर मैं कहूं गुड्स तो मीन्स कौन से गुड्स की बात हो रही है, फर्नीचर की, इस फर्नीचर की। और अगर मैं कहूं फर्नीचर तो कौन से फर्नीचर की बात हो रही है, इस फर्नीचर की, ठीक है। यानी दूसरी टर्म्स में समझें कि फर्नीचर यानी कुछ भी हो, जिस प्रोडक्ट की हम सेल परचेज कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या होगा, गुड्स होगा, हम उसे गुड्स कहेंगे। और अगर हम उस प्रोडक्ट की सेल परचेज नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होगा हमारे लिए, वो एसेट होगा, यानी हम उसको उसी के नाम से बुलाएंगे। देखो दोबारा एग्जांपल, अगर हमारा काम जमीन बेचने का ही है, यानी मैं एक रियल एस्टेट बिजनेस करता हूं और मेरा काम क्या है, जमीनों को खरीदना और उनको बेच देना, है ना। तो अब मेरा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्या है, लैंड परचेज और सेल है। तो लैंड मेरे लिए क्या हो गई, गुड्स हो गई, यानी अब मैं इस लैंड को क्या कहूंगा, गुड्स, है ना। और अगर मेरा काम बिल्डिंग बनाने का बेचने का है तो बिल्डिंग मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। अगर बिल्डिंग मेरे लिए गुड्स हो जाता है तो मैं इसको इस कैटेगरी से हटा दूंगा, यहां पर रख दूंगा, ठीक है। जब भी मैं अकाउंटिंग करेंगे हम, तो अगर हमारा काम इनमें से जिसका भी होगा वो गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। और अगर उनका काम नहीं है तो फिर हम उसको उसी के नाम से बुलाएंगे। मानो लैंड का मैंने एग्जांपल और लिया कि मेरा काम लैंड खरीदने बेचने का है, तो लैंड को उठाकर यहां रख देते हैं, किस कैटेगरी में आ गया, इस कैटेगरी में आ गया। और अगर लैंड इस कैटेगरी में है तो फिर हम उसके उसी के नाम से बुलाएंगे, यानी क्या कहेंगे, लैंड। बिल्डिंग को बिल्डिंग ही कहेंगे, लेकिन अगर बिल्डिंग गुड्स बन जाए तो फिर कैसे, किस कैटेगरी में आ जाएगी, इस कैटेगरी में। समझ में आती है बात इतनी, तो नोट कर लो इस सबको, है ना। चलो बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं अब, है ना। यानी एग्जाम्पल करते हैं एक ऐसा ही, मिस्टर ए का बिजनेस क्या है, बिल्डिंग सेल परचेज करने का है, बिल्डिंग को सेल परचेज करता है। और उसने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो मैं किस नाम से बुलाऊंगा इसे, फर्नीचर के नाम से ही बुलाऊंगा। क्या कहूंगा अकाउंटिंग करते समय कि फर्नीचर खरीदा है। और उसने बिल्डिंग खरीदी, परचेज या सेल करी, चलो खरीदी हो या सेल करी हो, कुछ भी हो, बिल्डिंग सेल परचेज की उसने, तो मैं क्या कहूंगा उसको अकाउंटिंग करते समय, बिल्डिंग की जगह क्या नाम यूज करूंगा कि गुड्स सेल परचेज किया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। फर्नीचर खरीदा तो मैंने फर्नीचर के नाम से ही रिकॉर्ड करा उसे, अकाउंटिंग करते समय फर्नीचर का नाम ही यूज किया है। ठीक है कि फर्नीचर सेल परचेज कर दिया। बिल्डिंग सेल परचेज की तो मैंने गुड्स का नाम रिकॉर्ड करा है। जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो बिल्डिंग भूल जाओ, बिल्डिंग क्या होती है, नहीं हमारे लिए गुड्स है अब, है ना। दूसरा, इसके बाद आता है, मानो ये मिस्टर ए है, इसका बिजनेस क्या है, फर्नीचर का, है ना। तो इसने सेल परचेज की, क्या फर्नीचर की, फर्नीचर की ही सेल परचेज की, तो फर्नीचर के लिए क्या यूज करूंगा वर्ड, गुड्स हो जाएगा, क्योंकि इसका बिजनेस क्या है, फर्नीचर का बिजनेस है। और अगर इसने बिल्डिंग सेल परचेज कर दी तो मैं फिर बिल्डिंग का ही नाम यूज करूंगा। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो हमारा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए गुड्स है, बाकी सब उसके नाम से ही बुलाए जाएंगे। ठीक है, हम अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। जिन बच्चों को पहले ये रिवाइज कराया, नोट कराया था, एक्सपेंडिचर्स क्या क्या होते थे, एक्सपेंडिचर्स क्या क्या होते थे, मींस कि हमारी पॉकेट से कुछ अमाउंट एक्सपेंस हो रही है, एक्सपेंडिचर्स हो रही है ना। या तो हम एसेट खरीद रहे होंगे,
या किसी को उधार दे रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर्स की कंडीशंस क्या थी कि मेरी पॉकेट से एक्सपेंस हो रहा है कुछ, किस लिए हो रहा होगा, या तो मैं एसेट खरीद रहा हूँगा या किसी की लाइबिलिटी को पेमेंट कर रहा हूँ, लोन वगैरह का रीपेमेंट कर रहा हूँ, ले जाओ मुझसे, ठीक है। दूसरी तरफ कौन सा था कि किसी को सैलरी दे रहा हूँगा, इंटरेस्ट दे रहा हूँगा, रेंट दे रहा हूँगा। तो ये वाली कैटेगरी कौन सी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की। ये वाली कैटेगरी कौन सी थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की, ठीक है बच्चों। तो यानी यहाँ से सिर्फ मैंने जाने की बात करी थी कि मेरी जेब से खर्च हो रहे हैं, लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि मुझ पर आएगा पेमेंट, यानी अब मैं खर्च की बात नहीं कर रहा, खर्चे की बात नहीं कर रहा, अब मैं पैसे आने की बात कर रहा हूँ, यानी जिसे हम कहते हैं रिसीप्ट, है ना, रिसीप्ट। तो बच्चों रिसीप्ट मीन्स क्या होता है ना, रिसीप्ट मीन्स क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशंस होती है, डेफिनेशंस लिखो बच्चों कि रिसीप्ट मीन्स अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल, है ना, अमाउंट रिसीप्ट मीन्स अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल, है ना, अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि रिसीप्ट मीन्स क्या है। रिसीप्ट मीन्स यानी ऐसे समझो कि मैंने जो एग्जांपल लिए, अभी मैं फर्नीचर के बिजनेस को ही लेता हूं कि मानो मैंने फर्नीचर बेचा, अब दो कंडीशन पे फर्नीचर बेचा होगा, या तो मैंने कैश में बेचा होगा, नगद बेचा होगा, या क्रेडिट में बेचा होगा, यानी उधार में बेचा होगा, यानी खरीदने वाला मुझे पैसे तुरंत दे गया होगा या उधार कर गया होगा 2-4 दिन के लिए, ठीक है। अब ये देखें कि जो खरीदार है वो दो कैटेगरीज में डिफाइन हो गया, या तो मुझे पैसे दे गया या देने का वादा कर गया कि मुझे बाद में देकर जाएगा। यानी जब उसने मुझसे फर्नीचर खरीदा, मान लेते हैं 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो 10,000 रुपये क्या हैं, या तो वो मुझे रिसीव हो गई होंगी, है ना, या रिसीवेबल होगी, यानी देने वाला होगा बाद में वो, है ना, देने का वादा कर गया होगा। तो उस दोनों ही कंडीशंस को क्या कहते हैं हम, रिसीव्ड कहते हैं। पैसा मिल गया होगा या मिलने की जो ऑब्लिगेशन है वो एस्टेब्लिश हो गई होगी, ठीक है। किस लिए, फॉर सेलिंग, सेल करने से ही तो आ रही है, एसेट को बेच रहे हो या अपने गुड्स को बेच रहे हो। तो एसेट कौन सी कैटेगरी थी, जो पहली वाली बताई थी, जिनका हम नाम यूज़ कर रहे थे अपना, और गुड्स किसके लिए यूज़ कर रहे थे, फर्नीचर वाले बिजनेस के लिए, है ना। और गुड्स या सर्विसेज, देखो बच्चों, या तो कोई ट्रेडर गुड्स बेचता है या सर्विसेज बेचता है, यानी ऐसे समझे कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं फर्नीचर बेचने का तो वो गुड्स है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी तो है जो फर्नीचर नहीं बेचता, सर्विसेज बेचता है, यानी वो कोई विजिबल नहीं आइटम बेचता, यानी गुड्स को भी ये क्या होते हैं, विजिबल, दिखाई देते हैं, है ना। यानी जब हम गुड्स को बेचते हैं तो फर्नीचर जा रहा है, वो दिखाई दे रहा है, जब हमने खरीदा होगा तो भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सर्विसेज दिखाई नहीं देती, है ना। ये क्या होती है, इनविजिबल, है ना। ठीक है, तो
विजिबल इनविजिबल यानी दिखाई नहीं देती। क्या है ये? डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया अपने पेशेंट का कि उसने हमें से 500 रुपये फीस चार्ज करी, हम उससे क्या खरीद कर लाए? जो हम उसे 500 देकर आए हैं डॉक्टर से, हम उसकी सर्विसेज के बदले में 500 रुपये देकर आए हैं। तो डॉक्टर ने हमें क्या बेचा? सर्विस बेची है। हम किसी से मोबाइल खरीद कर लाए तो मीन्स विजिबल है, दिखाई दे रहा है मोबाइल, तो प्रोडक्ट हम खरीद कर लाए हैं। तो या तो हम प्रोडक्ट खरीदेंगे या सर्विसेज खरीदेंगे। दिल्ली से अपनी सिटी के लिए हम आए, हमने ट्रेवलिंग करी और ट्रेवलिंग करते समय हमने टिकट्स लिए। तो टिकट लेते समय जो हमने पेमेंट किया उस किस बात का दिया? हमने सर्विसेज यूज़ करी हैं बच्चों, है ना, इनविजिबल सर्विसेज हैं। गुड्स खरीदेंगे तो पेमेंट करते हैं, सर्विसेज खरीदेंगे तो भी पेमेंट करते हैं, है ना। तो मैं अब इनको ही आगे बढ़ाता हूँ आगे, है ना। तो उनके बदले में जो पैसा आएगा या आ चुका है ना, पैसा मिल गया या मिलने वाला है, रिसीवेबल है, किस लिए? एसेट पर, गुड्स पर, सर्विसेज पर, उसे कहते हैं हम रिसीप्ट। ठीक है, ये रिसीप्ट की डेफिनेशन होती है। अब ये जो रिसीप्ट होती हैं ये भी दो तरह से कैटेगराइज होंगी, है ना। रिसीप्ट्स क्या होंगी? वो या तो कैपिटल रिसीप्ट होंगी या रेवेन्यू रिसीप्ट होंगी। ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट क्या क्या थी? निकालो टॉपिक को, एक्सपेंडिचर्स वाले टॉपिक को। तो ध्यान करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में मैंने लिखाया था कि या तो एसेट इंक्रीज हो रही है, भाई पॉकेट से पैसे खर्च हो रहे हैं एक्सपेंडिचर्स में, तो कुछ आएगा कैपिटल में, या जिम्मेदारी कम होगी। लेकिन अगर हमारे पास रिसीप्ट हो रही है तो हम किस कंडीशन में पैसा आता है? ये देखो, अगर कैपिटल रिसीप्ट होती है तो मनी क्या हो रही है? मनी तो प्लस हो रही होगी ना। कब होगी? या तो हम एसेट को सेल करेंगे, है ना, संपत्ति को बेचोगे तभी तो कैश आएगा, ये देखो, या लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो मैं एसेट लिख दूं, एसेट को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, बेचने पर कम कर रहे हैं ना, और लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो कैपिटल रिसीप्ट जस्ट अपोजिट है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के। मैच करना, कैपिटल रिसीप्ट में एसेट इंक्रीज हो रही थी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहां क्या हो रही है? डिक्रीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में लायबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन यहां क्या हो रही है? इंक्रीज। ठीक है, डेफिनेशन लिख दूं, पॉज कर देना। देखो बच्चों, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर निकाल कर रखना है, तभी समझेंगे इस आराम से। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल रिसीप्ट की सेम डेफिनेशन है, लेकिन डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस है कि मैंने लायबिलिटी की जगह एसेट रख दिया और एसेट की जगह लायबिलिटी। यानी यहां पर क्या था? हु क्रिएट कोरोस्पोंडेंस वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। एक्सपेंडिचर वाले कॉन्सेप्ट में क्या था? यहां पर एसेट था और रिडक्शन इन एसेट, तो एसेट में क्या था? लायबिलिटी था। यानी इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, और बाकी इसमें तो डू नोट का डिफरेंस था, ये सेम है इसकी, ये इधर हो जाता है। अब इसको समझ लेते हैं। कैपिटल रिसीप्ट में या तो हम अपनी एसेट को बेच रहे होंगे, है ना, एसेट क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही है। किस कारण से हो रही है? सेल करने से। इसको नीचे तक ले लो जो समझ में आ जाए, है ना।
देखो बच्चों, एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पर हम एसेट बेच रहे हैं। और एक्सपेंडिचर में क्या था, एसेट इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर एसेट खरीद रहे थे। खर्च करते समय हम एसेट खरीदते हैं, और रिसीव्ड करते समय एसेट बेचेंगे तभी तो रिसीव्ड आएगा। यानी हम एसेट हमारे पास से जाएंगे तभी तो कैश आएगा, ठीक है। और लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी लायबिलिटी क्या कर रहे हैं हम, रेज कर रहे हैं। यानी लोन क्या कर रहे हैं हम, ले रहे हैं लोन। और एक्सपेंडिचर वाले में लोन जा रहा था हमारे पास से, ठीक है। अब इस वाले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, रेवेन्यू रिसीव्ड क्या होंगी, उसमें ये दोनों नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा भाई, यानी पैसा आएगा, ना तो हम संपत्ति बेच रहे हैं ना ही किसी से उधार ले रहे हैं। यहां पर या तो हम अपनी संपत्ति को बेच रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं, तब पैसा आ रहा है। यहां पर दोनों कंडीशन नहीं होने वाली, तो कौन सी हो रही होंगी भाई, हम सेल परचेज कर रहे होंगे बच्चों। क्या बेच रहे होंगे, गुड्स और सर्विसेज बेच रहे होंगे। गुड्स करते समय कौन सी, हम एसेट बेच रहे हैं। फिर क्या बेच रहे होंगे इस कंडीशन में, सेल ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल लिख लेंगे हम इसमें, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ना तो एसेट डिक्रीज हो रही, ना लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट पड़ रहा, ठीक है। पैसा आ रहा है, ना तो हम किसी अपनी संपत्ति बेच रहे हैं ना किसी से उधार ले रहे हैं। एक्सपेंडिचर में क्या था, या तो संपत्ति खरीद रहे हो गए या किसी से उधार दे रहे हो गए वापस, ठीक है। नोट कर लो इसे, कितने मिनट की है ना। एक छोटे से टॉपिक को कंटिन्यू और करते हैं। गुड्स क्या था, गुड्स यानी जिसकी हम सेल परचेज कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो अब ये देखो, जिस हम गुड्स को परचेज कर रहे होंगे या सेल कर रहे होंगे, ठीक है, तो परचेज भी या तो हम कैश कर रहे होंगे या क्रेडिट कर रहे होंगे, है ना। क्रेडिट मतलब उधार। ऐसे ही सेल भी या तो कैश कर रहे होंगे या क्रेडिट कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, मान लो हमने गुड्स जो खरीदा मिस्टर जेड से खरीदा, है ना, तो जेड तो हमें कैश, जेड को तो हमने पेमेंट कर दिया होगा। जब हमने जेड से खरीदा होगा तो हमें जेड से कोई मतलब नहीं होगा। यानी जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ वैसे ही, अभी कोई रूल्स नहीं बता रहा। तो रिकॉर्डिंग करते समय हम क्या याद रखेंगे कि एक तो हमारे पास परचेज हुई है, किस चीज़ की, परचेज गुड्स, है ना, यानी ये हमारे पास प्लस हुआ है। और दूसरा हमारे पास से कैश आया है, तो हम कैश का नाम, हमने दो डबल एंट्री कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो दो चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे कैश करते समय। एक तो हमने परचेज प्लस दिखाई, और कैश को क्या दिखा रहे हैं हम, कैश हमारे पास से गया। यानी जेड का हमारे पास कोई रोल नहीं, वो तो कैश पेमेंट हो गया, बात खत्म। हम जेड से कोई मतलब नहीं, चाहे वो जेड हो या वाई हो या पी हो, क्यों हो, ठीक है। इसके अपोजिट यहाँ देखें, हमने जब क्रेडिट खरीदी होगी तो हम क्या रिकॉर्डिंग करेंगे, एक तो हम परचेज दिखाएंगे, किस चीज़ की परचेज, गुड्स की, यानी ये हमारे पास प्लस हुई है। तो अगर वो जेड, मानो हमने क्रेडिट करी है मिस्टर एक्स से, है ना, तो अब हमारे पास कैश तो जाने का नहीं, क्योंकि हमने उधार खरीदा बच्चों। तो हम क्या दिखाएंगे, मिस्टर एक्स के लिए लायबिलिटी दिखाएंगे बच्चों, क्योंकि हमने उससे उधार खरीदा, तो उसके लिए क्या हो गई, लायबिलिटी प्लस हो गई, ठीक है। एक तो हमारे पास कैश आया, ऊपर से लायबिलिटी भी आ गई, तो हमने उधार करते समय
मिस्टर एक्स का नाम यूज करा है, यहाँ उसका नाम से कोई मतलब नहीं था, नगद खरीद लिया भागो यहाँ से, हमें तुमसे क्या मतलब। तो ये जो मिस्टर एक्स है, हम एक्स को क्या दिखाएंगे, एक्स कौन है हमारा, हमने एक्स से उधार खरीदा है, तो एक्स हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर्स है। किस नाम से दिखाएंगे हम एक्स को, क्रेडिटर्स के नाम से। एक्स हमारा किस कैटेगरी में आएगा, क्रेडिटर्स की कैटेगरी में। हम एक्स को दिखा तो रहे हैं, लेकिन एक्स हमारे लिए क्रेडिटर है। कौन है क्रेडिटर्स, जिसने हमें उधार गुड्स दिया है, ठीक है, एक्स ने हमें उधार गुड्स बेचा है, तो एक्स हमसे कुछ पैसे लेगा, क्योंकि हमने उससे कुछ खरीदा है, तो हम उसको पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे कुछ समय बाद। तो इसलिए हमारे लिए एक्स कौन बन गया, क्रेडिटर्स मीन्स लेने वाला व्यक्ति जो हमसे पेमेंट लेगा, ठीक है। ध्यान से देख लेना इसे भी, है ना। दूसरी कैटेगरी, हमने सेल करी, तो जब हमने कैश सेल करी होगी तो रिकॉर्डिंग करते समय हम क्या दिखाएंगे, ये रूल्स काम आने वाले हैं। रिकॉर्डिंग करते समय हमने किसी को गुड्स बेच दिया, तो एक तो हमारे पास कैश आ गया होगा, है ना। किसको बेचा, मान लेते हैं मिस्टर पी को बेचा, मिस्टर पी को बेचा है ना। तो मिस्टर पी ने कैश पेमेंट कर दिया, तो एक तो हमारे पास से कैश आ गया होगा, दूसरा क्या हुआ होगा, हमारे पास से सेल हुई, यानी गुड्स चला गया हमारे पास से, है ना। क्या हुआ है, गुड्स माइनस हो गया। तो क्योंकि हम पी हमें पेमेंट दे गया, तो हम पी का नाम क्यों लिखें भाई अपने डॉक्यूमेंट्स में। हम अपनी अकाउंटिंग करते समय पी से हमें क्या मतलब, कोई पी हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी हो, वो तो हमें कैश दे गया, बात खत्म, उसका काम खत्म, कैश देकर गया, गुड्स लेकर गया है। लेकिन अगर यहाँ पर मिस्टर क्यू हो और वो क्रेडिट हमसे उधार लेकर चला जाए, तो हम उसको याद रखेंगे नहीं। क्यों याद रखेंगे भाई, उधार लेकर गया है तो हमें पेमेंट देकर भी तो जाएगा वो कभी, तो इसलिए हम उसका नाम अपने यहाँ पर रखेंगे। तो हम अपने यहाँ रिकॉर्डिंग करते समय क्या लिखेंगे कि एक तो हमारे पास से गुड्स गया है, यानी क्या हुई है, सेल हुई है, यानी सेल माइनस हुई है, ठीक है। दूसरी तरफ मिस्टर क्यू का नाम भी लिखेंगे अपने यहाँ पर, और मिस्टर क्यू को किस कैटेगरी में, ध्यान करो, एसेट में दिखाएंगे। कौन सी एसेट में दिखाएंगे, करंट एसेट में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे भाई एसेट में, क्योंकि मिस्टर क्यू हमसे गुड्स लेकर गया है और वो भी उधार लेकर गया है, तो वो हमें पैसे देगा। कौन होगा ये हमारे लिए, डेटर्स कहलाया जाएगा। हम इसको डेटर्स की कैटेगरी में लिखेंगे बच्चों, ठीक है। किस कैटेगरी में रखेंगे, डेटर्स की कैटेगरी में। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, वो व्यक्ति जिनसे हमने उधार गुड्स खरीदा है। डेटर्स कौन होते हैं, वो व्यक्ति जिनको हमने उधार गुड्स बेचा है। और डेटर्स किस कैटेगरी में आते हैं, एसेट की कैटेगरी में। कौन सी एसेट की, करंट एसेट की। क्रेडिटर कौन सी कैटेगरी में आते हैं, लायबिलिटी की कैटेगरी में। कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट, है ना, ये है इंपॉर्टेंट। इन दोनों के लिए ही सब कुछ समझाया है। क्रेडिटर कौन है व्यक्ति, लेने वाला। डेटर कौन है, देने वाला व्यक्ति, जो हमें पैसे देगा। कर लो नोट।